नमस्कार मित्रों, टारगेट विद पीएस परिहार परिवार में आपका बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को भान है कि हमने अपने पहले लेक्चर में 3 चीज़ों की चर्चा की थी। पहली चीज़ तो ये है कि आपका सिलेबस क्या है, बुक्स क्या है और हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। जैसे कि स्ट्रेटजी को लेकर के हमने आपको बताया था अपने पहले क्लास में कि हमारी स्ट्रेटजी रहेगी कि जो भी इतिहास में परिवर्तन होते हैं उनको समझने की कोशिश की जाएगी। बुक्स को लेकर के मैंने कहा था कि आप लोग पूरी तरीके से इस परिवार के नोट्स पे ही अपने आप को फोकस रखें, क्योंकि ये परिवार आप लोगों को जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा है उसमें आप लोगों को जीआईसी मेंस के अकॉर्डिंग भी और प्री के हिसाब से चीज़ों को बहुत ही व्यवस्थित और जो भी संभावित प्रश्नों की सूची है उसको संकलित करके एक जगह पे बद्ध किया गया है। और रही बात सिलेबस को लेकर के, तो जैसा कि आपको याद होगा कि सिलेबस पे हमने एंशिएंट हिस्ट्री की चर्चा की थी, एंशिएंट हिस्ट्री की, और थोड़ा सा उसमें मेडाइवल और मॉडर्न बाकी था। तो मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा आपके सामने बताऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग अपना एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी परीक्षा को पास करने का ये प्राथमिक सीढ़ी होती है कि आपको सिलेबस याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सिलेबस को लेकर के मैं एक हल्का सा आप लोगों को चर्चा कर ही दे रहा हूँ कि आप लोग एंशिएंट में हमारा क्या था। तो मोटा माटी हमने जो बताया था आप लोग को, जिसमें कि पहला अध्ययन के स्रोत रहेंगे, जिसमें देखा जाएगा कि इतिहास को देखा कैसे जाए। दूसरा अध्याय जो मैंने चुना है आप लोगों के लिए, जिसमें कि पाषाण काल की बात की गई है। और तीसरा अध्याय सिंधु है। चौथा वैदिक है, जिसमें उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक दोनों की चर्चा की जाएगी। फिर महाजनपद काल, और उसके बाद मौर्य काल, मौर्य के बाद मौर्योत्तर, मौर्योत्तर के बाद बीच में हम दक्षिण की स्थितियों को भी देखेंगे, और गुप्त देखेंगे, गुप्तोत्तर देखेंगे, और कुल मिलाकर के हर्ष तक आकर के हम अपने इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है मित्रों की एंशिएंट हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री के साथ जोड़ा कैसे जाए। ठीक है, क्योंकि कुल मिलाकर के जो हमारे सामने एक पिक्चर बनता है एंशिएंट हिस्ट्री तक, तो हम अपने आप को हर्ष तक तो पाते हैं कि हाँ, हर्ष तक हमें समझ में आया, लेकिन आगे फिर कैसे चीज़ें बदली, क्या क्या परिवर्तन हुए, इन सब चीज़ों पे जो चर्चाएं होंगी वो मिडाइवल हिस्ट्री के शुरुआती लेक्चर में हो जाएंगी, जिसमें कि मध्यकाल के पूर्व की स्थितियों की बात की जाएगी कि पूर्व मध्यकाल, जिसमें कि कौन सी वो परिस्थितियां थी जिससे कि भारत में विखंडित साम्राज्य जाने लगे, उत्तर भारत में क्या स्थिति बनती है, दक्षिण भारत में क्या स्थिति बनती है, इन सब पे चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर के जैसे कि आप लोग सिलेबस की बात चल रही थी, ठीक है, तो सिलेबस की बात चल रही थी। एंशिएंट का सिलेबस हमने अपने पहले लेक्चर में बता दिया था, आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं मिडाइवल की। ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री की बात हम करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि मिडाइवल हिस्ट्री में जो हमारा जो पहला चैप्टर होगा उसमें हम भारत की स्थिति की बात करेंगे। भारत की स्थिति कि उस समय भारत की क्या स्थिति है, ठीक है, और भारत में ऐसे कौन से परिवर्तन हो रहे हैं जिसकी वजह से भारत में मध्यकाल के अंश हमें दिखाई पड़ते हैं, मध्यकाल की स्थिति दिखती है। भारत की स्थिति हमारा जो पहला चैप्टर होगा उसमें हम इसके साथ साथ उत्तर भारत और दक्षिण भारत में क्या स्थिति है, और इसके साथ साथ सामंतवाद जो है इसको जो है इसी चैप्टर में लेंगे। दूसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि भारत में वाह्य आक्रमण की क्या स्थिति बनती है। ठीक है, भारत में वाह्य आक्रमण की क्या स्थिति बनती है। वाह्य आक्रमण को अगर देखा जाए तो उसमें अरब आक्रमण भी दिखता है, तुर्क आक्रमण भी दिखता है, तो हम उसकी चर्चा यहाँ पे करेंगे। अरबों का क्या आक्रमण है और तुर्कों का क्या आक्रमण है। ठीक है, तुर्कों के आक्रमण में जो हम लोग देखेंगे, तो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग जो भी रहेगा हमारा वो रहेगा गजनवी रहेगा, गौरी तक हम देखेंगे। जो हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा
सल्तनत काल। सल्तनत काल में हम लोग देखेंगे, पहला तो ये कि गुलाम वंश की स्थिति दिखती है हमको। भारत में गुलाम वंश दिखता है हमें। गुलाम वंश की स्थिति जो चलती है वो आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गोरी का जो है वो दास है, तो एक दास वंश भी कह सकते हैं, गुलाम वंश भी कह सकते हैं। तो जिसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा आप लोग का, इसके अलावा इल्तुतमिश। तीसरा, यद्यपि बहुत से राजा हुए हैं लेकिन हम मेन फोकस करेंगे कि छोटे शासकों का नाम बताते हुए उनके बारे में जो भी जानकारियाँ रहेंगी उन सब पे चर्चा करेंगे। रजिया को इसी में देखेंगे, नसीरुद्दीन महमूद को देखेंगे, तो और बलबन को भी देखेंगे हम, बलबन को हम देखेंगे। हम लोग यहाँ पे बलबन को भी देखेंगे। अब क्या है कि इसके अलावा जो खिलजी वंश आ रहा है, खिलजी पढ़ेंगे हम, चूंकि खिलजी से एक नई तरह की चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं। समाज में बहुत तरह के केंद्रीकरण दिखता है और सैन्य का जिस तरह से संगठन उन्होंने किया था, दक्षिणता का अभियान किया है, तो वो सारी स्थितियों पे हम इस पे चर्चा करेंगे। खिलजी के बाद फिर हम लोग अगला रहेगा तुगलक वंश रहेगा, और उसके बाद फिर हम देखेंगे आपका सैयद, और लोधी। आप चाहे तो इसके शॉट खींचते रह सकते हैं। लोधी के बाद फिर हम लोग जो है देखेंगे, हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो ये रहेगा कि 4 नंबर का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है कि सल्तनत का प्रशासन। प्रशासन जो है वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे राजत्व का सिद्धांत, उनका सैन्य संगठन कैसे है, व्यापार वाणिज्य की क्या स्थिति आती है, और इसी के साथ ही इस चैप्टर में हम लोग स्थापत्य और साथ में साहित्यों की भी चर्चा करेंगे कि सल्तनत काल में, क्योंकि कोई भी शासन जब आता है या कोई भी शक्ति कहीं और से मूव करते हुए किसी नए जगह पे जा कर के अपना एक शासन स्थापित करती है, तो वहाँ पे शुरू में स्थापत्य नहीं करती, शुरू में उसका प्रयास होता है कि अपने आप को मजबूत स्थिति में लाना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि सल्तनत के टाइम में भारत में बहुत ज़्यादा स्थापत्य और साहित्य को लेकर के बहुत मौलिक ग्रंथ या कोई विशेष चीज़ें नहीं दिखती हैं। चूँकि मुगल काल में ज़्यादा स्थायित्व की स्थिति दिखती है, तो इसलिए हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे स्थापत्य, कला, इन सब को लेकर के एक रिचनेस दिखती है, जो आगे जिस पे चर्चा की जाएगी। और हमारा जो पांचवा रहेगा वो रहेगा हमारा कुल मिलाकर के मुगल काल से पहले, माफ करिएगा, मुगल काल से पहले जो है हम अपने 5वें चैप्टर में दक्षिण की स्थिति में भी देखेंगे कि दक्षिण भारत में हम बहमनी और विजयनगर की चर्चा करेंगे। ठीक है। छठा हमारा रहेगा आपका मुगल रहेगा। मुगलों के साथ ही हम लोग शेरशाह के बारे में भी इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे। और हमारा जो 7वां रहेगा चैप्टर वो रहेगा, 7वां चैप्टर जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि मुगल प्रशासन, जिसमें कि हम लोग साहित्य, साथ में
साहित्य स्थापत्य और चित्रकला, इसकी चर्चा करेंगे। और आठवां जो हमारा रहेगा वो रहेगा आठवां जो हमारा रहेगा वो शिवाजी रहेंगे। शिवाजी या मराठा राज्य का कैसे उत्कर्ष होता है, उस पर ला करके हम अपना मिडाइवल हिस्ट्री का कोर्स 8 टॉपिक इसमें बनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो अगला रहेगा अगला हमारा जो सेक्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्टिंग होती है बाहर से जो शक्तियां आई, ठीक है, तो यूरोपीय शक्तियों का भारत में जो आगमन हो रहा है वहां से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि तमाम तरह की शक्तियां भारत में आती हैं। उनका जो उद्देश्य है भारत में आने का वो है कि यहाँ पे वो एक वणिक या व्यापारी बन के आए हैं। उनका काम था बिजनेस करना, और ऐसी स्थिति ऐसा नहीं है कि पहली बार देखी गई है। भारत में बहुत लंबे टाइम तक अगर हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के दौर में भी तो भारत का यूनान से रोमन्स के साथ भी व्यापारिक संबंध रहा है। तमाम लोग वहाँ से आया करते थे, यहाँ के लोग वहाँ जाया करते थे, तो इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं। तो हमारा जो मॉडर्न है उसका पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो होगा यूरोपीय शक्तियों का आगमन, ठीक है, यूरोपीय शक्तियों का आगमन। दूसरा हमारा होगा नवीन राज्यों का उदय। चूंकि अगर हम देखें इस स्थिति में तो हम पाते हैं कि औरंगजेब के बाद से जो मुगल सत्ता है वो कहीं न कहीं से कमजोर हो रही है। बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बाकी बहादुर शाह द्वितीय जफर तक मुगलों की स्थिति हमेशा से कमजोर हो रही है, जिसकी वजह से बाहरी शक्तियां जो भारत में आ रही हैं, जो पहले व्यापारी बन के आई थी, धीरे उन्होंने शासन की स्थिति बना ली। तो अब क्या है कि चूंकि मुगल जो है वो कमजोर स्थिति में आ रहे हैं, तो कुछ नए नए क्षेत्रों की भी स्थापना हो रही है। इसी दौरान हम देखते हैं जैसे हैदराबाद, अवध, ठीक है, और साथ में मराठा, सिख, इन सब की हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो नवीन राज्यों का उदय हमारा चैप्टर रहेगा। और हम एक छोटा सा आप लोगों को जो भी मुगल काल के जो बाद के औरंगजेब के बाद के जितने शासक थे उस पर मैं एक पेज का आप लोगों को प्रिंट आउट दे दूंगा, इसमें कि आप लोगों को सारे जितने भी राजा हुए थे मुगलों के पतन के काल के दौर के जितने भी राजा हुआ करते थे, चाहे वो बहादुर शाह प्रथम हो, फर्रुख सिंह हो, जहांदार शाह हो, रफ़ी उद्दौला हो, रफ़ी दर्जात हो, रगीला हो या अहमद शाह, जो भी है, उन सब के बारे में, उनकी उपाधियाँ, उन्होंने कहाँ कहाँ पे कुछ नया काम किया, किसने जजिया लगाया, किसने हटाया, इस तरह की बेसिक जानकारियाँ वहाँ से पूछी जाती हैं प्रीलिम्स के लिए, ठीक रहता है। तो वो एक आप लोगों को दे दिया जाएगा, लेकिन वो कोई मोटा चैप्टर नहीं बनता जिसको लेकर के हम आप लोगों का समय खराब नहीं करेंगे, क्योंकि सीमित समय में मेरा उद्देश्य है आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचाना, ठीक है। तो तीसरा जो है आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव। पहले ब्रिटिशर्स जो आए थे वो यहाँ पे आने के बाद उन्होंने व्यापारी के तौर पे वो आए थे, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि बक्सर के युद्ध से वो यहाँ के शासक बन जाते हैं। वहाँ पे विजय की जो सत्ता है, ब्रिटिशर्स की सर्वोच्चता है, वो उसका द्योतक है, क्योंकि उनकी छोटी सी सेना ने भारत की प्रमुख शक्तियों को हरा करके यहाँ पे एक शासक का दर्जा प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने यहाँ आने के बाद उनका जो मेन गोल था वो ये था कि अपनी सत्ता को बेहतर बनाना, स्थायित्व देना, जिसके लिए उन्होंने बहुत से सुधार किए, जिसमें कि ज़मीन को लेकर के स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था दिखती है कहीं कहीं पे, कहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था, दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था दिखती है,
और आपका इधर पंजाब और उत्तर पश्चिम की तरफ जो है महालवाड़ी की स्थिति दिखती है। तो हम उन सब की चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस पर बहुत लंबा नहीं देना है, आपको एक बेसिक समझ बताना है कि स्थायी बंदोबस्त और इन सब में क्या क्या अंतर था। चौथा जो हमारा रहेगा वो रहेगा 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां से। पांचवा हमारा टॉपिक रहेगा कंपनी का संवैधानिक विकास। कंपनी का संवैधानिक विकास। छठा रहेगा कंपनी संवैधानिक विकास की जरूरत इसलिए थी क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे आए थे तो उनको धीरे धीरे उनकी भूमिका यहाँ पे बदल रही थी। पहले वो आए व्यापारी बन के, फिर शासक हुए, लेकिन शासन भी पहले व्यापारी जो कंपनियां थी उनके हाथ में है, फिर बाद में उसकी स्थिति बदलती है, क्राउन का राज आता है, तो उनको अपने नियमों में बदलाव की जरूरत थी, जिसकी वजह से कंपनी का जो संविधान है वो लगातार बदलता रहा है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो प्री में हो या मेंस में हो, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर पे हम लोग विशेष तौर पे फोकस करेंगे। और पुनर्जागरण की स्थिति भारत में जो दिखती है, अगला हमारा छठा टॉपिक होगा वो होगा पुनर्जागरण। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा पुनर्जागरण। अब पुनर्जागरण जो यहाँ पे हो रहा है उसमें दो तरह के तत्व हमें दिखाई पड़ते हैं, एक है धार्मिक और दूसरा है सामाजिक। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भारतीय समाज में पुनर्जागरण की स्थिति नहीं दिखती है। बौद्धों के टाइम में जब हम देख रहे थे कि जो वैदिक परंपराएं थी बहुत ज़्यादा कर्मकांडी थी, इसको लेकर के समाज में एक तरह का रोष था, जाति व्यवस्था जटिल रूप ले रही थी। इन सबको ध्यान में रखते हुए बौद्ध और जैन के टाइम में भी एक पुनर्जागरण हुआ था भारतीय समाज में, लेकिन वो धार्मिक और राजनीतिक ज़्यादा था, क्योंकि कहीं ना कहीं राजा वर्ग अपने आप की प्रधानता भी सिद्ध कर रहा था अपने सिद्धांतों के माध्यम से। और बौद्ध ग्रंथों में देखा गया है कि वहाँ पे भी वर्णों की बात की गई है। वहाँ पे वर्ण में अगर हम उनके वर्ण क्रम को देखते हैं तो वहाँ पे क्षत्रिय पहले नंबर पे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो पहले का पुनर्जागरण था उसमें धर्म को लेकर के शिथिलता तो आई है और इसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए और बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ भी लिखे गए हैं। लेकिन साथ ही साथ मध्यम वर्ग को बहुत रिलैक्सेशन दिया गया है उस दौर में, राजनीतिक की बात हुई, जबकि यहाँ पे जो पुनर्जागरण हो रहा है उसमें धार्मिकता और सामाजिकता इन दोनों को लेकर के फोकस किया गया है। सातवां टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा कि निम्न जाति आंदोलन, इसके अलावा किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन इसकी चर्चा की जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आठवां टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा ब्रिटिशर्स का योगदान। ब्रिटिश राज का भारत में क्या योगदान है। ब्रिटिश राज का योगदान। ब्रिटिश राज के योगदान को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि इसमें बहुत चीज़ें हमको पढ़नी है, जैसे कि उनकी आयोग कौन कौन सी कमेटियां गठित की गई थी, शिक्षा को लेकर उन्होंने क्या प्रयास किए, नीति कौन कौन सी थी, जैसे हस्तक्षेप की नीति, ठीक है, घेरे की नीति, इसकी बात हम करेंगे, और पत्रकारिता और बंगाल में जो भी गवर्नर हुए हैं वो कैसे उनकी स्थितियां बदली हैं, उनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बंगाल के में जो गवर्नर हैं, बंगाल के जो गवर्नर हैं, हम गवर्नर जनरल, वायसराय, इन सब की चर्चा हम इसी टॉपिक में करेंगे।
जो हमारा नौवां टॉपिक बनता है वो है स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन। और 10वां टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद का भारत। बाद का भारत। ठीक है। जैसा कि फिर हम एक आपको छोटा सा व्यू दे देते हैं कि हमने आपका हिस्ट्री में एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। एंशियंट पे हमारा जो है 10 टॉपिक बन रहा है, इसको हम 40 डेज में ख़त्म करेंगे। मेडाइवल में हमारे और टॉपिक बन रहे हैं जिनको हम 20 डेज में ख़त्म करेंगे। और मॉडर्न में हमारे 10 टॉपिक बन रहे हैं जिनको हम 60 डेज में ख़त्म करेंगे। तो ये हमारा ख़त्म करने का वो रहेगा। और हम लोग इस परिवार के माध्यम से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले कम से कम 15 से 20 दिन पहले, 15 दिन पहले तक आपका सिलेबस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। और बहुत पहले भी ख़त्म करना अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि इतिहास में चीज़ें विस्मृत होती हैं। तो इसीलिए हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम के 10 दिन 15 दिन पहले आपका ख़त्म हो जाए, ताकि आपको दिमाग में सारी बातें रहें और आप उनके साथ अपने आप को कोरिलेट कर सकें, बस थोड़ी सी मेहनत के साथ। क्योंकि देखिए मित्रों, ये जो अवसर मिला है ये आपको बार बार नहीं मिलता है। तो कोशिश की आपकी यही होनी चाहिए कि ये अवसर जो है हमारा अंतिम हो और इसमें आपको नौकरी लेनी है। और इस परिवार के माध्यम से आप लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप बहुत अच्छा करेंगे और उसके लिए हम लोग जो भी संभव है वो प्रयास करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं आज एंशिएंट हिस्ट्री से। जैसा कि हमारा टॉपिक था जो मैंने निर्धारित किया था, इसमें था कि अध्ययन के स्रोत। अध्ययन के स्रोत। देखिए है क्या कि इतिहास शुरू कहाँ से होता है। मानव जब मानव के रूप में नहीं था, वह कपि के रूप में था, वहीं से इतिहास की शुरुआत हो जाती है। इसका कोई स्पष्ट समय तो है नहीं, यद्यपि जो भी चीज़ें प्राप्त हुई उनके आधार पे हम इतिहास को पढ़ने के दौरान इसको मोटे तौर पे 3 भागों में देख सकते हैं। इतिहास को अगर हमको देखना है तो हम इसको 3 भागों में देख सकते हैं। पहला है आपका प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा है ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक जो टाइम पीरियड है वो आप में इसमें आप पाषाण काल, को ले सकते हैं। आद्य ऐतिहासिक में सिंधु वैदिक, सिंधु और वैदिक। और ऐतिहासिक काल जो है वो 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है, महाजनपद काल या जिसको शूद्र काल भी कहा जाता है। अब ये तीनों शब्द ऐसे हैं जिनको कि हमें जानना बहुत जरूरी है, इसका मतलब क्या होता है। तो आज हम इसी से शुरुआत कर रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक का मतलब ये है कि ये वो दौर है जिस समय अपना एक इतिहास तो है, लेकिन उसका कोई उस समय व्यक्ति के बीच में लिखने की कोई परंपरा नहीं थी। वो प्रतीकों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से अपनी बातें कहते थे, चित्रकारियों के माध्यम से करते थे। तो इस समय लेखनी की शुरुआत नहीं हो पाई थी प्रागैतिहासिक काल में। तो प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिस समय लिखने की पद्धति नहीं आई थी। तो इस समय जो भी खोज किए जाते हैं वो पुरातात्विक आधार पे यहाँ पे इतिहास का लेखन किया गया है पूरी तरीके से। यहाँ पे किसी तरह के, क्योंकि इतिहास में 2 तरह के स्रोत होते हैं जिनकी चर्चा आगे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रागैतिहासिक काल का टाइम है, मोटा माटी मान ले तो 25 लाख BC से ये शुरू होता है और ये 2500 BC तक जाता है, ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक का टाइम जो है ये 2500 BC से शुरू होता है और ये आपका 600। तो आप लोग जो है इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। मैं हट जा रहा हूँ, तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग अभिलेखों की चर्चा कर रहे थे। वन बाय वन हम सारे के सारे जो टॉपिक हैं उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं, क्योंकि जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपके लिए इतिहास पढ़ना इतना सुगम नहीं होगा। इसलिए आपको इस बेसिक शब्दों के बारे में पता होना चाहिए, इससे आप उस विषय के प्रति अपनी जो समझ है उसको बेहतर कर पाएंगे। तो जैसा कि हम अभिलेखों पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये अभिलेख होते क्या हैं, तो अभिलेख जो होते हैं इस प्रकार के लेख होते हैं जो कि चट्टानों, स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों इत्यादि पे उत्कीर्ण सभी प्रकार के लेख जो है वो अभिलेख की श्रेणी में आते हैं। अब क्या है कि देखिए, अभिलेखों का जो अध्ययन है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया भी है कि इसके अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र या एपिग्राफी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पीटी में। तो ये दो टॉपिक जो है वो आपके पीटी के लिए काफ़ी अच्छे हैं। एक अभिलेख वाला है और दूसरा जो है वो सिक्के वाला टॉपिक जो है। ये दोनों टॉपिक आपके पीटी में इससे क्वेश्चंस तमाम पूछे जाते हैं। और जो भी प्राप्त अभिलेख है उसमें प्राचीनतम अभिलेखों की बात करें तो हम बोगसकोई मध्य एशिया में पाया गया था अभिलेख, जिसको प्राचीनतम अभिलेख की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि जब कि इन सब अभिलेखों की चर्चा जो होगी, अभिलेखों में तमाम तरह की लिपियों का प्रयोग किया जाता है। और कौन कौन सी लिपि होती है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि बच्चों आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर लिपि होती क्या है, भाषा क्या होता है। तो इस पर भी मैं एक छोटा सा आप लोगों को दे देता हूँ। देखिए, भाषा जैसे कि आपका हो गया हिंदी, ठीक है, हिंदी आपकी एक भाषा है। जैसे कि हिंदी जो है आपकी एक भाषा है, हिंदी ये भाषा है। अब किसी भी भाषा को जिन अक्षरों या वर्णों की मदद से लिखा जाता है उन्हें ही लिपि कहते हैं। ठीक है, वे अक्षर या वर्ण जिनके सहायता से किसी भाषा को लिखा जाता है वो लिपि कहलाते हैं। तो हिंदी के लिए देवनागरी लिपि यूज होती है। जितने भी अंग्रेजी के हैं वो रोमन लिपि में लिखे जाते हैं, चाहे वो आपका फ्रेंच हो, इटालियन हो या अंग्रेजी हो, ये सब जो है आपका रोमन लिपि के अंतर्गत आते हैं। तो प्राचीन काल में जो लिपि थी उसमें भारत में जो प्रचलित लिपि है वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। ब्राह्मी लिपि, उससे भी पहले के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो प्रारंभिक अभिलेख हैं वो प्राकृत लिपि में लिखे गए हैं। प्राकृत लिपि में लिखे गए हैं क्योंकि ये लिपि जो है जन सामान्य की लिपि इसको माना गया है। अशोक के अभिलेख जो है वो ब्राह्मी में भी प्राप्त हुए हैं, खरोष्ठी में भी प्राप्त हुए हैं और यूनानी में भी प्राप्त हुए हैं और अरेमाइक लिपि, इस सब में अशोक के अभिलेख जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। अब क्या है कि क्यों जरूरत पड़ी कि अभिलेखों में तरह तरह की लिपियों की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे रीजन था कि चूँकि एक क्षेत्र विशेष में एक तरह की लिपि जो है काम करती है। जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं या पीछे बढ़ते हैं तो हमें देखते हैं कि लिपि जो है, चूँकि ये हमारे वार्तालाप, हमारे अनुभव के आदान प्रदान का एक माध्यम है, तो इसीलिए अशोक ने क्या किया कि अपने टाइम को सेंट्रलाइज करने के लिए उसने इन लिपियों में जो जहाँ की लिपि थी, जहाँ के लोग जिस तरह की लिपि प्रयोग करते थे, इसलिए उन्हें ये चारों लिपि का प्रयोग किया गया था। तो कुल मिलाकर के हमने आपको समझाया कि अभिलेख क्या होते हैं और ये लिपि क्या है। तो लिपि के बारे में आपका पता होना चाहिए था। अब जैसा कि जो हमारा दूसरा वो था सिक्के या मुहरे। देखिए, सिक्के जो होते हैं
बहुत कुछ बयां करते हैं। सिक्के जो हैं उस समय की तत्कालीन जो स्थितियां हैं उसको भी वर्णित करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जिस समय आर्थिक स्थिति बेहतर है, सिक्कों का माप जो है, सिक्कों में जो मात्रात्मक शुद्धि है वो ज़्यादा है। जब आर्थिक स्थितियां गिरी हैं तो सिक्कों की जो क्वालिटी है उसमें भी गिरावट आया देखने को मिला है। तो सिक्के, इसके अलावा सिक्कों में तमाम तरह के चित्र भी अंकित रहे हैं, जिससे कि उस व्यक्ति विशेष के बारे में, उसकी अभिरुचियों के बारे में भी हमें इनके माध्यम से पता चलता है। तीसरी चीज़ क्या है कि सिक्कों में कभी ये रोमन पद्धति से आया है, सिक्कों पे ईयर लिखने की परंपरा, ठीक है। ये जो सन लिखने की परंपरा थी, ये हमारे यहाँ पे ये परंपरा नहीं थी, ये रोमन परंपरा से आई है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हमें सिक्कों के माध्यम से मिलती है। सिक्कों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र। इसके जन्मदाता जो हैं वो जेम्स प्रिंसेप को माना गया है, ठीक है। इसके जन्मदाता जो हैं वो जेम्स प्रिंसेप को माना गया है। इसके जन्मदाता जो हैं जेम्स प्रिंसेप को माना गया है। सिक्कों में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा सिक्के जो है प्रचलित थे मौर्यों के टाइम में, उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। गुप्तों के टाइम में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के प्रचलित हैं, लेकिन सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए थे विम कड़फिसस के टाइम में, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो हैं वो कनिष्क के टाइम पे दिखता है। इसके अलावा तमाम तरह के सिक्के हैं, जैसे कि सातवाहन के टाइम में हम लोगों को शीशे के भी सिक्के दिखते हैं। तो सिक्के जो हैं बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे इतिहास को समझने के लिए। और जब सबसे प्राचीन सिक्का जिसको भारत में है वो है आहत सिक्का। आहत सिक्के ये जो है 5वीं सदी ईसा पूर्व में, आहत सिक्के जो है 5वीं सदी ईसा पूर्व में, इनको पंचमार्क भी कहा जाता था, क्योंकि इस पे किसी तरह का कोई चित्र या किसी तरह का कोई ईयर, इस तरह की चीज़ें इसमें अंकित नहीं रहती थी। तो ये प्राचीनतम सिक्के हैं, आहत सिक्के 5वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। अब हमारा जो अगला वो है सिक्के के बाद आपका, जैसे कि सिक्के हैं आपके, सिक्के के बाद आपका मोहर के बाद उत्खनन। उत्खनन क्या होता है? देखिए, उत्खनन की भी दो विधियां हैं। एक है क्षैतिज और दूसरी है लंबवत। अब उत्खनन की जो विधियां हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनको हम संक्षिप्त में देखेंगे और बहुत कुछ सीखने को हमको मिलेगा। देखिए, लंबवत जो उत्खनन होता है, उत्खनन मतलब उसका सिंपल सा वर्ड होता है, उसका सिंपल सा मतलब होता है कि खुदाई किस रीति से करी जा रही है। क्या वो क्षैतिज की जा रही है? लंबवत मतलब ऐसे है, क्षैतिज मतलब ऐसे है, ठीक है। तो लंबवत खुदाई का क्या फ़ायदा है, इसको समझने के लिए हम इस चित्र को देखते हैं। ये जो है लंबवत खुदाई का एग्जाम्पल है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें हमें तिथियों का अंकन करने में मदद मिलती है कि कोई सभ्यता कब आई, कोई भी सभ्यता जो है वो कब आई और कब वो गई, कब उसका पतन हुआ, कब जो है उसका पतन हुआ। ये चीज़ जानने के लिए लंबवत उत्खनन जो है बहुत प्रभावशाली रहा है। जैसे आप मान लीजिए कि इस वाले नंबर 1 पे सिंधु के टाइम की चीज़ें हमें मिली, फिर खुदाई की है तो यहाँ पे जो हमें मिलती है वैदिक के टाइम की मिलती है। तो इससे हमको ये तिथि निकालने में आसान हो जाता है कि सिंधु का समय कब तक था और कब वैदिक समय शुरू हुआ, फिर कब महाजनपद समय शुरू हुआ। तो लंबवत खुदाई जो होती है उससे हमें तिथियों, क्रमों और संबंधों, इसको जानने का मौका मिलता है, संबंधों को जानने का
मौका मिलता है कि इन दो सभ्यताओं या काल के बीच में क्या संबंध हो सकते हैं, इन सबको डिफाइन करने के लिए ये लंबवत विधि जो है अच्छी होती है। दूसरी है जो कि क्षैतिज विधि। क्षैतिज विधि का अपना एक फायदा है। क्षैतिज विधि जैसे कि मान लीजिए ये एक एरिया है जिसका कि एक लंबा सा एरिया है जिसकी खुदाई की गई है। अब क्या है कि जैसे हड़प्पा के टाइम में हम देखते हैं कि नगर का विभाजन दो रूपों में दिखता है, एक है ऊपर और कुछ लोग नीचे निवास कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ऊपर निवास कर रहे हैं उनके जो भवन है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसको देख करके एहसास हो जाता है कि वो पुरोहित या शासक वर्ग से संबंधित था, जबकि नीचे का जो एरिया है वो जन सामान्य से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे भवनों का जो स्तर है या भवनों के जो प्रकार हैं या उसमें जिस तरह की डिजाइनिंग की गई है वो सामान्य जनता का आभास कराती है। तो क्षैतिज उत्खनन जो होता है एक विशाल क्षेत्र में किया जा रहा है। इससे हमें सामाजिक, राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, इन सब का ज्ञान होता है क्षैतिज उत्खनन से। देख रहे हैं आप किस तरह से कि अगर आप, लेकिन कोई भी उत्खनन की जो प्रणाली है वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है। इतिहास को संपूर्णता में समझने के लिए हमें इन दोनों विधियों की जरूरत पड़ती है। कहीं कहीं पे ये ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है, कहीं ये ज़्यादा प्रभावशाली होती है, लेकिन इन दोनों का मिश्रित प्रयोग किया जाता है इतिहास को समझने के लिए। क्योंकि देखिए जो दिखाई पड़ा हमें, अगर हमें ये परत नहीं मिली तो हमारा इतिहास यहाँ से शुरू हो जाएगा। संबंधों को डिफाइन करने में हम कहीं ना कहीं असफल हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि उत्खनन सही तरीके से हो, जिससे कि उन चीज़ों का बेहतर हम ज्ञान प्राप्त कर सके, उन चीज़ों के बारे में हमारी जो समझ है वो बेहतर हो सके। अब जो अगला था कुल मिल अब अगला जो है देखिए मूर्ति कला, चित्रकला, मृदभांड। तो इनसे भी हमें इतिहास को समझने में एक सहायता मिलती है। मृदभांड मतलब बहुत आसान होता है, मिट्टी के बर्तन जिसमें कि अनाजों का परिरक्षण किया जाता था। किसी भी चीज़ के आगे, जैसे कि मृण मूर्तियाँ, मृण मतलब हो गया मिट्टी, मिट्टी की मूर्तियाँ। मूर्ति भी तरह तरह के थे, जैसे कि धातु के भी मूर्तियों प्राप्त हुए हैं, हड्डी की भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, मिट्टी की भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा चित्रकला की जहाँ तक बात आती है तो चित्रकला में पत्थरों पे, गुफाओं में, दीवारों पे, जगह जगह पे इसका अंकन देखने को मिलता है। और स्थापत्य जिसमें कि भवन और स्मारक आते हैं, इनसे भी हमको इतिहास को समझने में सहायता मिलती है। यहाँ से प्रश्न आपके पूछने की प्रवृत्ति है, यहाँ से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है, चाहे वो एंशिएंट का टाइम हो, चाहे वो मिडाइवल का हो और चाहे मॉडर्न का हो। एक बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि सिक्कों को लेकर के कि शाहरुख नामक सिक्का जो है किसने चलवाया था। तो सिक्के से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे आगे के भी चैप्टर्स में। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये स्रोत है, हमारा जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत में हम लोगों को एक साथ नहीं पढ़ना है, अलग अलग टॉपिक में उसको करना है। जैसे कि वैदिक वाले टॉपिक में हम इस पोर्शन को कवर करेंगे, जिसमें कि जो धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें कि आपका वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, पुराण है, स्मृति है, रामायण, महाभारत, ये सारी चीज़ें हम वैदिक में करेंगे। महाजनपद काल पे आएंगे तो हम जैन बौद्ध धर्मों के बारे में जानेंगे। इस विदेशी साहित्यों में जब हम महाजनपद काल का प्रारंभ होता है, जब सिकंदर का आक्रमण होगा, तो उस समय जो यूनानी आए थे उनके साथ, कुछ यूनानी साथ में आए थे सिकंदर के, तो उन लोगों ने क्या लिखा भारत के बारे में, उन लोगों ने यहाँ के इतिहास के बारे में क्या लिखा है, तो उससे भी यहाँ के इतिहास को समझने में हमें लाभ
हुआ, तो ये भी हम वहाँ पे बहुत अच्छे से देखेंगे। अब बचता है चीनी, तिब्बती, सिंहली और अरबी को हम अपने मध्यकाल में देखेंगे। लौकिक साहित्य जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, पाणिनि की जो है अष्टाध्यायी हो गई, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस हो गई, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, इन सब से एक इसका लिस्ट आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा और उस लिस्ट को देख करके आप उसको एसिमुलेट या लर्न करना होगा। देखिए इतिहास में कुछ चीज़ें आपको याद करनी होंगी और वो याद करने के तरीके बड़े आसान होते हैं कि आप उनको दिन प्रतिदिन 10 मिनट दे दीजिएगा और उन 10 मिनट में उसको आप लिख करके अपने दीवार पे एक जगह पे चिपका लीजिए और सुबह उठ करके एक बार उसको, जैसे कि आदमी अपने मम्मी पापा का चरण स्पर्श करता है, आप जा करके उसका चरण स्पर्श कर लीजिए और उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो इतिहास में हम लोगों को कुछ चीज़ें रखनी होंगी। तो ये जो आपका लौकिक साहित्य है, इसका जो भी पूरा का पूरा, इसमें कि आपको सारी किताबें, लौकिक जो भी प्रमुख किताबें हैं, उनका लिस्ट जो है वो आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके या उसका स्क्रीनशॉट ले करके उसको अपने घर में बैठ करके रट सकते हैं। अब चीनी की जहाँ तक बात आती है, तो चीनी साहित्य में जो है चीनी में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो फाहियान की बात आती है। उसके बाद फाहियान के बाद जो है जो प्रमुख था वो है सुंगयुंग। फिर ह्वेनसांग है और इत्सिंग। ये जो चीनी यात्री हैं वो भी एक साथ नहीं आए हैं, जगह समय समय पे आए हैं। जैसे फाहियान जो आता है वो तकरीबन 375 ईस्वी में आता है। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में आता है, ठीक है। और सुंगयुंग जो है ये आपका साउथ इंडिया में इसका दिखता है। ह्वेनसांग जो है हर्ष के टाइम में आता है, ये तकरीबन 629 ईस्वी में ये आया है और 518 में ईस्वी में ये आया है और 671 में इत्सिंग आया है। तो इनसे भी हमको भारतीय इतिहास के बारे में जानने के लिए मिलता है। इनकी किताब का नाम, फाहियान की किताब का नाम जो है वो है फो क्यो की। फाहियान किताब का नाम है फो क्यो की और ह्वेनसांग की किताब का नाम है सीयू की, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन किताबों से, चूँकि ह्वेनसांग की जो ये किताब है, ह्वेनसांग ने 138 देशों का विवरण जो है प्रस्तुत किया है अपनी किताब सीयू की में। सीयू की में इसने, तो इससे क्या है कि हमें और भारतीय समाज को हर तरह से देखने में कि हो सकता है कि कभी कभी क्या है कि जो हमारे यहाँ के लेखक हैं किसी बात को अतिशयोक्तिपूर्ण भी कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बाहर से आता है या कोई थर्ड पर्सन होता है, वो चीज़ों को बिल्कुल एक तरह से तटस्थ होकर के देखता है। इसीलिए इतिहास लेखन में इन विदेशी जो ग्रंथ हैं, जो विदेशी साहित्य हैं, इनका अपना बहुत महत्व होता है। तो इसीलिए ये भी जानना ज़रूरी है। और तिब्बती में जो है आपका तंग्युर उंग्युर करके एक साहित्य है, वो पूछा जाता है, तिब्बती साहित्य है। और सिंगली साहित्य में आपका आएगा दीपवंश, महावंश, ये सिंगली साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ और चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा।
देखिए, इतिहास को पढ़ते समय बहुत सी चीज़ें हमारे दिमाग में मिसिंग रहती हैं, जैसे कि एडी हो गया, बीसी, ये क्या होता है? तो सिंपल सा है, एडी मतलब होता है एनो डोमिनी और बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म के बाद, ईसा के जन्म के बाद। और एडी जो है वो ये ईसा के जन्म के पूर्व है, माफ़ करिएगा, ईसा के पूर्व, बिफोर, और ये जो है ईसा के जन्म के बाद है। से आजकल में हम लोग देखते हैं कि एडी के जगह पे सीई का भी प्रयोग होता है। ये सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। तो सिंपल है, एडी की जब बात होगी तो वो आपका ईयर बढ़ता जाएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जैसे आगे बढ़ता जाएगा। और जब बीसी की बात होगी तो वहाँ पे हमें जैसे कि 650 है तो उसके बाद आएगा 550। तो ये घटते क्रम में है, ये घटते क्रम में है और ये बढ़ते क्रम में रहेगा। तो इसे कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। जब बीसी की बात होगी, जब हमको आगे की बात करना होगा तो वो घटते क्रम में आएगा, एडी में वो बढ़ते क्रम में जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि दशक क्या होता है, सदी क्या होती है, शताब्दी क्या होता है, सहस्त्राब्दी क्या है, इन सब के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो दशक जो होता है, दशक मतलब होता है कि 10 वर्ष, दशक मतलब 10 वर्ष। सदी या शताब्दी, सौ वर्षों को कहते हैं। 100 वर्षों के समय को सदी या शताब्दी कहते हैं। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पूर्वार्ध और यह है उत्तरार्ध। जब कोई किताब, आप लोग किताब पढ़ रहे हैं, उसमें बताया गया है कि 21वीं सदी के पूर्वार्ध में इस तरह की चीज़ें भारतीय समाज में देखी गई, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पूर्वार्ध मत की जब बात होगी तो उसका होता है कि 1 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक के बारे में बताया जा गया है, तो वो पूर्वार्ध है। उत्तरार्ध में जब 51 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष के बीच में बात होगी तो उत्तरार्ध है, वो शताब्दी का उत्तरार्ध वाला है। और इसके अलावा क्या है कि जैसे कि अगर इस समय 2000 चल रहा है तो 2000 से 21वीं सदी है, तो इसको आप भी समझना पड़ेगा, 21वीं सदी है, ठीक है। तो सदी की जब बात है कि जैसे कि हम कहेंगे 19वीं सदी, 18वीं सदी, ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि 20वीं सदी मतलब है कि 1920 जो है, ये सारी चीज़ें 20वीं सदी के अंतर्गत आएंगी। मतलब 1901 से लेकर के 1999 तक को हम 20वीं सदी बोलेंगे, 20वीं सदी बोलेंगे। तो इससे भी कभी डाउट होता है पढ़ते समय किताब की, यार किस सदी की बात हो रही है। किसी किताब में लिखा है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध पोर्शन में, तो वहाँ पे 51 से 50 वर्ष के बीच की बात हो रही है। इसके अलावा हम अक्सर सुनते आते हैं कि सिल्वर जुबली, इससे पहले सिल्वर जुबली से पहले जो है, अगर सहस्त्राब्दी की बात होती है तो वो होता है 1000 वर्षों को, 1000 वर्ष के टाइम पीरियड को ये कहते हैं। इसको मैं अभी लिख दे रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो मैं इसको एक साफ साफ लिख दे रहा हूँ जिसको कि आप अच्छे से वो कर सकते हैं। तो सिल्वर जुबली जो है ये होता है 25 वर्ष का,
गोल्डन जुबली जो है वो आपका है 50 वर्ष का। डायमंड जुबली जो है ये है 60 वर्ष। और प्लैटिनम जो है 75 वर्ष। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इससे आपको इतिहास को बेहतर तरीके से समझने में, जानने में सहायता हो जाती है। तो अब जो हमारा आगे रहेगा, अब आगे जो हम चर्चा करेंगे वो हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने इस लेक्चर में कि कुछ शब्द आते हैं, जैसे एक होता है सभ्यता, और संस्कृति। तो सॉरी, आखिर सभ्यता और संस्कृति होता क्या है, इसको हम बड़ा संक्षिप्त में जानेंगे। इसको जानने के बाद फिर हम देखेंगे कि इतिहास को कितने दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, इतिहास को पढ़ने के क्या क्या दृष्टिकोण हो सकते हैं। सभ्यता बेसिकली ये सभा से निकला है, शब्द सभा से। सभा मतलब प्राचीन काल में एक संस्था थी जिसमें कि कुलीन जन जाया करते थे। तो उन्हीं से उनके रहन सहन, हाव भाव, खान पान इत्यादि से के आधार पे उनको सभ्य कहा गया, और वहीं से ये सभ्यता शब्द की व्युत्पत्ति होती है। सभ्यता बेसिकली भौतिक पक्षों की तरफ इसका रुझान रहता है, इसमें कि आपका खान पान है, व्यापार वाणिज्य है, रहन सहन है, वेशभूषा है, भाषा है। तो ये व्यक्ति के बाह्य पक्ष की अभिव्यक्ति है सभ्यता। अब कोई भी चीज़ अगर हम बार बार करते हैं तो हमारी आदत बन जाती है, और आदत जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है तो रीतियां बन जाती हैं। तो सभ्यताओं के अंतर्गत हमारा जो मेन झुकाव होता है वो होता है भौतिक पक्षों की तरफ, ये बाह्य पक्षों की तरफ होता है। जबकि संस्कृति जो होता है ये आंतरिक पक्ष की ओर हमारा ध्यान जो है आंतरिक पक्ष की ओर। सभ्यता का ये कहीं न कहीं से और गहरा रूप है, जैसे कि कला हो गया। कला जो है व्यक्ति का आंतरिक पक्ष होता है। संस्कृतियां कभी मरती नहीं है, सभ्यताओं का पतन हो सकता है, लेकिन संस्कृति जो है मरती नहीं है, क्योंकि यह आंतरिक पक्ष होता है। तो इसीलिए सभ्यता। अब संस्कृति जो होती है वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है, और क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। जबकि जब किसी सभ्यताएं जो होती हैं वो अपने इकाइयों से निकल करके जब बाहर चली जाती हैं तो सभ्यता कहलाती है। इसीलिए सिंधु के लिए सभ्यता शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है। लेकिन देखिए दोनों शब्द जो हैं वो एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, तो इसको अलग करके नहीं हमको देखना है। सभ्यता में संस्कृति का होना आवश्यक है, संस्कृति में सभ्यता का। तो इसीलिए या तो हम दोनों शब्दों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं, संस्कृति भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रश्न आ जाता है तो आपका फोकस कि क्या बोला जाए, तो आपको यहाँ पे सभ्यता वाले पक्ष पे ज़्यादा जोर देना होगा। अब क्या है कि देखिए संक्षिप्त में हम देखेंगे कि इतिहास को लिखने की कौन कौन सी प्रवृत्तियां रही हैं, और यहीं से आज हमारा ये क्लास जो है ख़त्म हो जाएगा। देखिए इतिहास को है क्या कि इतिहास को हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से लिखा है। इतिहास क्या है कि भाई प्राचीन अतीत की कोई चीज़ है जिसको उस समय के विद्वानों ने देखा और अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहली विधि है, उसको कहते हैं प्राच्यवादी इतिहास लेखन।
प्राच्यवादी इतिहास लेखन जो है वो आपका विलियम जोन्स जो है, विलियम जोन्स, और इसमें आप मैक्स मूलर का नाम ले सकते हैं, मैक्स मूलर का नाम इसमें ले सकते हैं। इनका मानना था कि जो प्राचीन इतिहास है, भारतीय इतिहास है, वो बहुत गौरवपूर्ण रहा है, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ के लोगों ने अपने इतिहास को भुला दिया और अब ब्रिटिश, और ये जो प्राच्यवादी इतिहास लेखन है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा आया था। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी और इतिहास लेखन की चीज़ों पे इन्होंने, इन्हीं के टाइम में भारत में तमाम खुदाइयाँ हुई, देखा गया कि भारत की सभ्यता काफ़ी रिच थी। तो उन्होंने कहा कि भारतीय जो अतीत है बहुत गौरवपूर्ण रहा है, लेकिन वर्तमान जो है वो पतनशील है, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स भारतीयों को सिखा रहे हैं। फिर एक दूसरा आता है जिसको हम उपयोगितावादी या साम्राज्यवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन ये क्या थे? इनका ये मानना था, चूंकि देखिए कोई भी व्यक्ति जब किसी जगह पे शासन करता है तो उसका एक सिंपल सा रूल होता है कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी जगह पे आपको वहाँ पे अपना अधिकार स्थापित करना है, तो पहले आप मीठी मीठी बातें करते हैं। तो ये बातें इन्होंने कर दी कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी सी कमियां हैं, मेरे हिसाब से मेरा रहना यहाँ जरूरी है ताकि मैं आपको सुधार कर सकूं। तो वो पृष्ठभूमि इन्होंने बना दी थी प्राच्यवादियों ने कि भारतीय अतीत जो है वो गौरवपूर्ण है, जबकि वर्तमान जो है पतनशील है। लेकिन अब जब उनकी स्थिति यहाँ पे मजबूत हो गई तो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का दौर दिखता है, जिसमें कि जेम्स मिल, मैक्स बेवर जैसे इतिहासकारों को हम कोट कर सकते हैं। इनका कहना था कि भारतीय जो है असभ्य और बर्बर हैं, इनको डंडे के बल पे ही खेला जा सकता है। तो इन्होंने पूरी तरीके से भारतीय इतिहास को कहीं न कहीं से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, अतिशयोक्तिपूर्ण क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने कहा कि भारतीयों को इतिहास लेखन नहीं पता है, यहाँ पे इतिहास नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे सभ्यता के कुछ अंश हमें दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। तो इस तरह की बात इन्होंने की और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप राष्ट्रवादी इतिहास लेखन आया, जो कि भारतीयों द्वारा एक प्रतिक्रिया थी। तो उसको राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहते हैं। इसमें आपके मजूमदार सारा आ जाएंगे, मजूमदार आएंगे, डी भंडारकर आ जाएंगे, डी भंडारकर आएंगे, और हेमंत राय चौधरी हैं, हेमंत राय चौधरी। इनका कहना ये था कि इतिहास जो है वो हमारा भारत में पहले से इतिहास की एक अच्छी परंपरा रही है। इन्होंने वायसराय के जो हमारे यहाँ पे जो लिच्छवी गणतंत्र थे उनकी तुलना जो है वो वेस्टर्न कल्चर के गणतंत्र से पहले, बहुत सदी पहले 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में गणतंत्री परंपराओं को दिखाते हुए बताया कि हमारे यहाँ शासन की तमाम पद्धतियाँ थी, चाहे वो निरंकुश राजतंत्र वाली हो या गणतंत्र की, सारी परंपराएं भारत में थी। यही वो दौर था जबकि भारतीय इतिहास में तमाम युगों को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई, चाहे वो गुप्त काल का समय हो उसको स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। लेकिन इनकी अपनी सीमाएं ये थी कि इन्होंने कहीं न कहीं अपना जो फोकस था वो राजाओं तक और इसके अलावा जो आर्थिक स्थितियों की तरफ इनका ज़्यादा फोकस था। इन्होंने सामाजिक स्थितियों पे उतना ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा स्थापत्य पे भी इनका बहुत ज़्यादा फोकस था और इसीलिए इन्होंने भारतीय इतिहास का, और ये ज़रूरी भी थी ये प्रतिक्रिया, जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आघात करता है तो उसको जवाब देने के लिए आपको उस तरह की प्रतिक्रिया देनी होगी और अपने आप को, अपने गौरव को लाने के लिए इस तरह की प्रतिक्रिया जरूरी थी। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का अपना एक महत्व है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद फिर आता है मार्क्सवाद। भारत में जो विडंबना देखिए कि मार्क्सवाद जो आया, ये डी कौशाम्बी भारत में इसके वो माने जाते हैं। ये मार्क्स के विपरीत आया। जो आप देख रहे हैं कि मार्क्स को साम्राज्यवादी इतिहासकार की संज्ञा दी जा रही है,
तो इसकी प्रतिक्रिया में भारत में मार्क्सवादी लेखन आया। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं यहाँ पे, इन्होंने बताया कि भारत में जो है पूंजीवाद के तत्व जो है भारतीय समाज में दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो भारत में जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन की जो मेन विशेषता यही है कि इसमें आर्थिक पक्षों पर विशेष जोर दिया जाता है और आर्थिक पक्षों को ही मुख्य उसमें रखते हुए अन्य पक्षों की बात की जाती है। और इसके बाद एक नवीन दृष्टिकोण आया जिसको कि सबाल्टर्न भी कहा जाता है, नवीन दृष्टिकोण। और इस दृष्टिकोण ने इतिहास के लेखन को काफ़ी हद तक बदल दिया, जिसमें कि ये बताया गया नवीन दृष्टिकोणों में कि इतिहास जो है उसको समझने के लिए हमें न केवल राजाओं को बल्कि हमें आम जन के बीच में किस तरह के रिचुअल्स हैं, किस तरह की उनकी खान पान की आदतें हैं, इन सबको देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इन्होंने, इसमें आपके उपेंद्र सिंह आ जाएंगे, डी.के. चक्रवर्ती आएंगे। तो इस तरह से इतिहास का लेखन जो है वो लगातार बदलता रहा है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन को अब तक सबसे बेहतर माना जाता है। रीज़न ये है कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने, जैसे भारत में गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है, इस चीज़ का भी इन्होंने इसका विरोध किया। इन्होंने बताया कि नहीं, अगर हम राजा की दृष्टि से देखते हैं तो गुप्त काल, स्थापत्य की दृष्टि से देखेंगे तो स्वर्ण काल कहा जा सकता है, लेकिन गुप्तों के टाइम में ही समाज में जातिगत भेद जो है वो काफ़ी बढ़ता दिखता है। सामंती पद्धति के अंश दिखने लगते हैं। जमीन को जो है वो लोगों के बीच में बांटने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से इन्होंने चीज़ों का मार्क्सवादियों ने चीज़ों को बहुत ही तोड़ के उसको विश्लेषित करके देखने का प्रयास किया। तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन सबसे बेहतर माना जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपका जो व्यू रहे वो मार्क्सवादी इतिहास लेखन के नज़दीक रहे, क्योंकि इसके जो व्यू हैं उसको बेहतर माना जाता है। इसके अलावा सबाल्टर्न दृष्टिकोण को भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे आपके आंसर जो हैं वो मेंस में आंसर के स्टैंडर्ड जो हैं वो बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह से हमारा ये पहला चैप्टर जो है अध्ययन के स्रोत, जिसमें कि हमने देखा कि अध्ययन के दो स्रोत हैं, पुरातात्विक है, साहित्यिक है। इसके अलावा अध्ययन किन रीतियों से किए जा सकते हैं, कौन कौन सी सीमित शब्दावलियां हैं, इन सब पे हमने एक संक्षिप्त वार्ता की है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसका प्रीलिम्स में इससे संबंधित क्या प्रश्न अब तक आए हैं और मेंस में क्या आए हैं, ये आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये लेक्चर समाप्त करता हूँ और अगला हमारा जो लेक्चर शुरू होगा वो होगा पाषाण काल से। अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो पाषाण काल की बात हम करेंगे, और जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें कि हम बताएंगे कि व्यक्ति का उदय हुआ है वहाँ से लेकर के ही इतिहास शुरू हो जाता है। 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के हम वर्तमान तक की स्थितियों को, 2500 ईसा पूर्व तक की स्थितियों को हम इसमें देखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप